एक रिकैप देती हूँ कि ये बुक क्या है, हम ये बुक क्यों कर रहे हैं, किसने लिखा है, या फिर इसमें एग्जैक्टली है क्या। राइट। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स इज द ये रॉबर्ट शॉर्ट्स जो इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं वो है ऑथर योर सोल्स प्लान बुक के। और इनके और दो बुक्स है, योर सोल्स गिफ्ट और योर सोल्स लव। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स एक बिजनेसमैन और बैंकर थे जो फाइनेंस फ्रीलांस कुछ मैनेजर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन उनके खुद के जीवन में उन्हें कुछ डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। और उन्हें इनर कॉलिंग आ रही थी कि इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है या कुछ ऐसा है जिसके कारण ये हो रहा है। तो उन्होंने उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए प्रयत्न किया और उन्हें सक्सेसफुली वो पता चला। इस दौरान उन्हें रिग्रेशन थेरेपी के बारे में पता चला और उन्होंने रिग्रेशन थेरेपी होती क्या है ये समझ लिया, और अब वो खुद रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। प्री बर्थ थेरेपी और बिटवीन लाइफ्स जो होता है, जो हमारा सफर सोल का, वो क्या होता है वो उसके बारे में सेशंस लेते हैं। ये थेरेपी है, रिग्रेशन थेरेपी कहा जाता है, या फिर एक ऐसा थेरेपी है जहाँ पे एक मीडियम होता है। मीडियम मतलब एक पर्सन है जिसको ये स्पिरिचुअल कनेक्शन वो बहुत इजीली बना सकता है। नॉर्मल पर्सन जो है वो अ, अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है या फिर वो इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है तो वो इतना अच्छे से उनके खुद के हायर सेल्फ से नहीं जुड़ पाता है, या फिर उनके उनके खुद के स्पिरिचुअल गाइड से नहीं जुड़ पाता है। तो ऐसे स्थिति में जब ये रॉबर्ट शॉर्ट्स सेशंस ले रहे हैं एज अ लाइक रेग्रेशन थेरेपिस्ट, और वो जो क्लाइंट है उनका, उनके बीच में एक मीडियम होता है। वो जो मीडियम है ही इज वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल वेज में, जो बहुत इजीली उन डिवाइन बींग्स से कनेक्ट हो पाता है। तो ये चैनलिंग सेशन होता है, चैनलिंग कहते हैं इस सेशन को। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स के साथ दो तीन ऐसे मीडियम्स हैं जो इन सारे केस स्टडीज में उन्होंने मदद की है। तो अब तक हमने, जैसे मैंने कहा, 4 चैप्टर्स देखे हैं। प्रत्येक चैप्टर में कुछ ऐसा है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है ये क्यों हो रहा है। पहले चैप्टर में उन्होंने बताया है कि प्री बर्थ प्लानिंग होती क्या है उसका मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्री बर्थ प्लानिंग है क्या ये शब्द भी उन्होंने पहली बार ही सुना है। तो जन्म से पहले आत्मा जो कुछ भी प्लान करती है, जैसे जैसे हम कोई घर में रह रहे हैं या कोई बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले आपको एक नक्शा बनाना पड़ता है। उस नक्शे के अनुसार आप प्रत्येक चीज उसको फॉलो करते करते एक बिल्डिंग बना लेते हो। राइट, एक घर बना लेते हो। उस तरह से ही आपकी आत्मा एक जीवन में आने से पहले खुद के जीवन का प्लान पहले से बना के लेके आती है, जिसे हम हिंदुस्तानी लोग कहते हैं नसीब। राइट, नसीब में तो है ये हमारे, ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सोल को वो याद आता है कि ये शायद प्री प्लान्ड है, लेकिन हमें नहीं। हम वो लाइक बहुत ज्यादा उसको अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि ये नहीं हो सकता है मेरे साथ, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो आपने ही प्लान किया है। राइट, आपकी सोल ने ही प्लान किया है। तो ये प्लानिंग होती कब है? तो जब आप एक नए जन्म के लिए तैयार होते हो, जब आप एक सोल स्टेट में हो, उन रिल्म्स में हो जहां आप सोल की तरह, आत्मा की तरह, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की तरह मौजूद हो, उस स्थिति में रहते हुए आपके खुद के डिवाइन मास्टर्स जो वहां पे भी होते हैं, जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, वो उनके साथ आप मीटिंग कर लेते हो। इसे काउंसिल की तरह बोला जा सकता है। वहां पे आप डिस्कस करते हो कि मुझे इस बार क्या सीखना है। तो ऐसे आपने बहुत बार किया है एज अ सोल, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की तरह। तो प्रत्येक जन्म के पहले ये हम लोग करते हैं, एक काउंसलिंग मीटिंग होती है। वहां पे कुछ हम लोग कैरेक्टर्स को लाइक इनवाइट करते हैं कि आपके साथ मेरा ये एग्रीमेंट होगा, आप मेरे माता पिता बनोगे या फिर मेरे भाई बहन बनोगे, मेरे ये रिश्तेदार बनोगे जो मुझे परेशानी करेगा। ऐसे हमने पहले ही प्लान किया होता है। तो और मुझे इस जीवन से क्या सीखना है, तो इस जीवन को सीखने के लिए मुझे क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, ये सब हमने पहले से ही लिख लिया है। हमने उसमें हमारे जन्म की तारीख, हमारे माता पिता, हमारे सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स, सारे हमारे जो जो हमारी स्थिति होती है ना कभी कभी कि हम लोग बहुत हताश हो जाते हैं, लाइक वी आर अबाउट टू गिव अप, अभी नहीं हो सकता है, उस समय भी कोई आपको उठा लेता है,
मदद करने आता है, उसे भी हमने प्लान किया है। फिर हमने हमारे जीवन के अंतिम श्वास को भी हमने प्लान करके रखा है। सो एक डिफरेंट बुक में लिखा है कि हम लोग 3 डेट्स रखते हैं। डेथ डेथ के 3 पड़ाव होते हैं हमारे। पड़ाव नहीं, लेकिन तीन डेट्स ही होते हैं एग्जैक्टली। जैसे मैं तो महाराष्ट्र में हूँ ना, महाराष्ट्र से हूँ। तो वहां पे कहते हैं गंडांतर। लाइक कुछ ऐसा काल होता है जब जब आपका मृत्यु होने ही वाला होता है, लेकिन आप बच जाते हो। तो ऐसी ऐसी स्थिति है, जो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आपके जीवन में आती है, जहाँ पे आपकी मृत्यु हो सकती थी। तो ये 3 जो डेट्स होते हैं, किसी और बुक से बता रही हूँ ये चीज, बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए। जो 3 डेट्स होते हैं आपकी मृत्यु के, तो पहला होता है जब आप आपके सोल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो, और आपने कह दिया सोल लेवल पे कि अब मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी जाना है। तो वो अकाल मृत्यु हो जाती है उस पर्सन की, और वो अपना सोल प्लान वहीं पे समाप्त कर देता है, क्योंकि इधर ही हैज फुलफिल्ड ऑल द थिंग्स जो भी उसके सोल प्लान में था, या फिर वो उसके सोल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है। तीसरा चीज होता है कि वो गिव अप कर देता है कि मैं अभी इसको नहीं सीखूंगा, इसीलिए वो फर्स्ट ही डेट पे वो अपना प्लान शट डाउन कर देगा। सेकंड में भी सेम है, सेकंड में भी सेम रीजन होता है वो प्लान शट डाउन होने के लिए। लेकिन थर्ड जो होता है वो अंतिम होता है। थर्ड जो डेथ का डेट होता है वो अंतिम होता है। आपको उस डेथ डेट से पहले आपके सारे काम पूर्ण करने हैं। ओके, सारे काम पूर्ण करने हैं, सारी शिक्षाएं पूर्ण करनी है, और उसके बाद ये डेथ डेट को आप कभी भी एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये फाइनल डेट होता है, ऐसा एक डिफरेंट बुक में लिखा है। सो बेसिकली हमने पूरा जीवन ही प्लान करके रखा है, जन्म से मृत्यु तक, और उसके सारी घटनाएं। कोई भी हादसा नहीं है यहाँ पे, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते, कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते। एवरीथिंग इज प्लान, एवरी कोइंसिडेंस इज प्लान्ड थिंग, एवरी एक्सीडेंट इज अ प्लान्ड इवेंट, ऐसा हम कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है फिजिकल इलनेसेस के बारे में। जॉन नामक एक पर्सन है, उसके जीवन में किस तरह से फिजिकल इलनेस आया था। उसके जीवन में HIV जैसी बहुत बड़ी एक घटना घटी, जिसके कारण उसमें सेल्फ लव जो उसको सीखना था उसने सीखा। ओके। तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है, आप फिर से जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, हमारे चैनल पे है यूट्यूब पे, उसमें से जाके देखिए कि जॉन एग्जैक्टली कैसे सेल्फ लव सीखता है। हमने वो डिस्कस किया है इस बुक से, जो पढ़ा था उससे। फिर उसी चैप्टर में डोरिस नाम की एक लेडी है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, 2 दफे होता है। लेकिन उसने समझा कि पहले में तो मैंने कुछ सीखा था, सेकंड टाइम क्यों हुआ, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। तो वो भी आप स्टोरी देख सकते हैं, और वो भी केस स्टडी को देख सकते हैं जो हमने डिस्कस की थी। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था पेरेंटिंग ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। यहाँ पे बस एक ही स्टडी का केस स्टडी का मेंशन किया है, जो है जेनिफर का, क्योंकि उसी के जीवन में इतनी सारी घटनाएं उन्होंने देखी है। उसके 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 ऑटिस्टिक है और एक नॉर्मल किड है। ऑटिस्टिक किड्स में भी एक सीवियरली ऑटिस्टिक है और एक माइल्ड है। एक अपंग भी है, मतलब उसमें डिसेबिलिटी भी है, प्लस ऑटिज्म भी है। सो इट्स अ रियली रियली बिग चैलेंज। शी इज अ सिंगल पेरेंट, वहां पे उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं है, ये अकेले रहते हुए अपने बच्चों को संभाल रही है। एंड जेनिफर को शादी से पहले ही काइंड ऑफ पता था कि, काइंड ऑफ उसको एक इंट्यूशन था कि उसको हैंडीकैप्ड किड्स को संभालना, ऑटिस्टिक किड्स को संभालना बहुत अच्छे से आता है। उसने ऑलरेडी उसमें एजुकेशन ही ले लिया, ऑटिज्म किड्स को कैसे संभालना है। तो ये सोल जो है ना, उसको प्रिपेयर कर रही थी खुद के जीवन में जो होने वाला है उसको, उसके लिए। और जो उसके खुद के हैंडीकैप्ड किड्स थे, उन्हें बहुत बड़ा लेसन लेना था, इसलिए वो हैंडीकैप्ड बने थे। वो किसी वॉर में सोल्जर्स थे, बहुत स्ट्रिक्ट सोल्जर्स थे, जिन्होंने कितने सारे लोगों को परेशान किया। उनको बात करने की, उनको जो बात करने का एक होता है ना फ्रीडम, लोगों को वो नहीं दिया। तो ये खुद ऑटिस्टिक बन के बात रख नहीं पा रहे थे खुद की। सब सी बहुत बड़े लेसन्स हम लेते हैं जीवन में, इसीलिए आप प्लान करते हैं उसी तरह से। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। ये तो बहुत ही सुंदर स्टोरी है। जो पेनेलोप है, पेनेलोप इज अ नॉर्मल गर्ल, 20s में है उसके। वो पॉलिटिकल साइंस सीख रही है यूनिवर्सिटी में, अचानक से उसके यूनिवर्सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लाइंड हो जाती है।
सॉरी डेफ हो जाती है, नॉट ब्लाइंड, डेफ हो जाती है। कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन जब सुनाई नहीं दे रहा है, उसके कारण उसने काइंडनेस, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस सीखा। उसने फॉरगिव किया उस पर्सन को जिसने वो बॉम्ब वहां पे प्लांट किया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कौन होगा, किस लिए किया होगा, मैं क्यों वहां पे टारगेट हुई। वो उल्टा समझने लगी थी कि मैं इसके आगे मैं क्या करूंगी, राइट। मैं फ्यूचर को देखूंगी, तो मैं इट्स बेटर कि मैं उसको फॉरगिव कर दूं। तो वो जो पॉइंट था उसके लिए फॉरगिवनेस का, एक्चुअली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ हर लाइफ, जब उसने फॉरगिव कर दिया और उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। उसको खुद के डिवाइन मास्टर से जुड़ने का मौका मिला। फिर आती है स्टोरी बॉब की। बॉब की जो स्टोरी है, वहां पे हमने देखा है कि बॉब ब्लाइंड है। ओके, आई थिंक पेनेलोप की स्टोरी डिफरेंट है, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। आई थिंक वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन आई गेट बैक टू इट लेटर। जो बॉब है, बॉब की स्टोरी में वो ब्लाइंड, उसने प्लान नहीं किया था। उसकी स्टोरी में, प्लान में, सोल प्लान में, प्री बर्थ प्लानिंग में उसका ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं लिखा था। वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह जन्मने वाला था। वो वैसा जन्मा, वो बचपन जैसे उसका बर्थ हुआ, ही वॉज अ कम्प्लीटली नॉर्मल किड। लेकिन वो प्री मेच्योर था, इसलिए उसे ऑक्सीजन निक्यू में रखा गया। उसे ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा उसको हो गया, इसलिए उसके आईज के जो सेल्स है उसमें कुछ डैमेज, कुछ हो गया, और वो ब्लाइंड हो गया। ओके, जन्मतः ब्लाइंड नहीं था, लेकिन जन्म के बाद उसका स्टोरी चेंज हो गया, विच वॉज रियली अनयूजुअल। सो रॉबर्ट शॉर्ट्स कहते हैं कि ये पहले कभी मैंने देखा नहीं कि जो प्री बर्थ प्लानिंग है उसमें कुछ चेंज हो रहा है। तो तब ये हमें पता चलता है कि प्री बर्थ प्लानिंग करते हुए हम लोग एक दो तीन चार प्लान्स बना के रखते हैं। अगर हमारा प्लान ए नहीं वर्कआउट होने वाला है तो हम प्लान बी भी हम चूज कर सकते हैं, जब भी हमारे सोल को जरूरत है उसकी। अगर प्लान बी भी नहीं हो रहा है तो सी कर लेते हैं। सो इसे कहा गया है कि हम अगर हाईवे से नहीं जा पा रहे हैं तो उसको साइड वाले डिटूर रोड जो होते हैं ना, उससे ले जाके हाईवे पे ले आते हैं वो। तो ये सिर्फ वो हाईवे पे नहीं जा, मतलब नहीं जाना था, या फिर कुछ अलग रीजन था जिसके कारण इसके जीवन में ये बदलाव हुआ। तो उसमें बताया गया है कि वो जब प्लान ए था उसको उन्होंने चेंज करके प्लान बी ले लिया आफ्टर हिज बर्थ। और वो अब उस ब्लाइंडनेस के साथ बाकी सारा जीवन का प्लान उसी तरह से जिएगा जैसे उसने पहले किया था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज बॉब ने बताई कि जैसे रॉबर्ट उसको पूछता है कि तुम तो ब्लाइंड हो, बचपन से ही ब्लाइंड हो, तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं है कि किस तरह से कलर्स होते हैं, किस तरह से कोई एक वस्तु होती है, तो तुम कैसे डिफाइन करते हो जब तुम्हें कोई कहता है कि ये एरोप्लेन है, ओके, या फिर ये एक बड़ी सी कार है, या फिर कुछ कुछ चीज को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहता है कि आई डोंट नो, लोग कहते हैं इसलिए मैं सुन लेता हूँ और विश्वास कर लेता हूँ, क्योंकि बिलीविंग मेरे पास है, जो मैं वो कर सकता हूँ। ब्लाइंडली बिलीव करना ही मेरा काम है। तो उसने बिलीव करना सीखा। सेकेंड थिंग बॉब ने सीखा, वो कहता है कि जब मेरी आंखें नहीं काम कर रही है तो मेरे दूसरे ऑर्गन्स बहुत ज्यादा, मेरे जो सेंसरी ऑर्गन्स है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चलता है कोई पर्सन मेरे सामने आके मुझसे बात कर रहा है वो कितना काइंड है और कितना काइंड नहीं है। वो कहता है मेरे बैरोमीटर कंप्लीटली ऑन होता है, 100%, 24/7 ऑन होता है काइंडनेस का बैरोमीटर। कौन काइंड है, कौन काइंड नहीं है, किसका क्या उद्देश्य है मेरे से बात करने का। और उसे सब समझ में आता है कि उसके मन में क्या शुरू है, क्या फ्रीक्वेंसी वो मुझे भेज रहा है। सो बॉब सेज कि मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ किसी की बातों से कि वो कितनी प्योरिटी से बात कर रहा है, कितने काइंडनेस से बात कर रहा है, उसके इंटेंशंस कितने अच्छे हैं। और एक बात बहुत अच्छी बताई बॉब ने कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि सांवला होना क्या है, गोरा होना क्या है, अच्छा दिखना क्या है और बुरा दिखना क्या है। जैसे कि एवरीबडी इज सेम, एवरीथिंग इज सेम फॉर मी, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है, राइट। जो फ्रीक्वेंसी अच्छी है मेरे लिए वो सुंदर है, जो फ्रीक्वेंसी मुझे कंफर्टेबल नहीं फील कराती है वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। सो आई डोंट नो हु इज हैंडसम, हु इज नॉट गुड लुकिंग, राइट।
वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है जो आपका अपीयरेंस है, मेरे लिए मायने रखता है आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका उद्देश्य। तो सिमिलरली हमें भी याद रखना है कि हमें जो सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, इसीलिए दिए हैं। अगर आपको लगता है कि देखना, किसी को देख के अच्छा है, सुंदर है, तो वो कितना अंदर से सुंदर है ये भी जरूरी है। क्योंकि ये जो अपीयरेंस है वो चेंज होता रहेगा। जो आपके उद्देश्य है, आपके मन की जो अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा है, वो एक्चुअली डिफाइन करेगा कि आप कितने सुंदर हो। तो बॉब ने तो यहाँ पे सेल्फ लव सीखा, सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखा, उसने बहुत सारी चीजों को सीखा, और हमने भी उसके द्वारा बहुत सारी चीजों को समझा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। यह है ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म का चैप्टर। तो ये स्टोरी है शैरन की। शैरन एक नर्स है, पीडियाट्रिक नर्स है, और उसका एक बेटा है और एक बेटी है। ओके। तो शैरन जो उसके बच्चे हैं वो कुछ टीनेजर्स है, और बेटा छोटा है और बेटी बड़ी है। यहाँ पे क्या होता है, सीन कैसे शुरू होता है, वो बता रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिशनर नर्स है, नर्स प्रैक्टिशनर है, वो अभी उसके काम के हॉस्पिटल के जगह उस काम की जगह पे है, और सडनली उसे कॉल आता है उसकी बेटी सारा से कि मॉम जल्दी आ जाओ, टोनी उसका बेटा, जो शरण का बेटा है, टोनी को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं क्योंकि उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और ही इज अनकॉन्शियस, वो श्वास नहीं ले पा रहा है। और तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टर के सामने वो है, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसने इसने ड्रग्स बहुत ले लिया, ड्रग ओवरडोज हो गया। ड्रग ओवरडोज होने के कारण इसको हार्ट अटैक आ गया है। अभी हम 24 आवर्स देते हैं, 24 आवर्स के बाद देखेंगे कि किस तरह से वो टॉलरेट कर रहा है। तो बताते हैं कि जो भी सिचुएशन में अभी टोनी है, उसके कारण उसके ब्रेन के नर्व्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, और शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि उठने के बाद उसकी याददाश्त चली जाए, या फिर आंखें नहीं काम कर रही, कोई ऑर्गन नहीं काम कर रहा है, इट्स पॉसिबल। तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जितना उसको कर सकते हैं, बचा पा सकते हैं, बचाने का ट्राई कर रहे हैं। तभी शरण को याद आ जाता है उसका बचपन, जब वो पैदा हुआ था, पैदा होने से अब तक वो टोनी कितना अच्छे से मतलब ग्रो हो रहा था, अचानक से ये चेंज उसके जीवन में आ गया, ड्रग्स लेने लगा वगैरह वगैरह। तभी शैरन ने ये डिसाइड किया मन में ही, मास्टर्स से उसके बात किया। मतलब उसे पता नहीं था मास्टर्स क्या होता है, लेकिन भगवान से बात करना शुरू किया कि मैं ऐसे ड्रग एडिक्ट लोगों को मदद करूंगी, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं उनको मदद करूंगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, टोनी उठ जाता है, ही इज कम्प्लीटली फाइन, होश में आ जाता है। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड सेइंग सॉरी टू हिज मॉम। शारन को वो सॉरी बोल रहा है कि मॉम मैंने ये किया, मैं बहुत गलत कर रहा था, मुझे अभी बहुत पछतावा हो रहा है, मैं बहुत गिल्ट में हूँ। तो शारन उसको समझाती है, इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट फील गिल्टी, हम लोग इसके लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो उसको वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देते हैं। रिहैब में होते हुए वो बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है। 3 महीने तक उसने बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लिया। इसी 3 महीने के दौरान शारन क्या करती है, उसके हॉस्पिटल में एमओएम नाम की एक शाखा बना लेती है। एमओएम मतलब मदर्स ऑफ मेथेडोन, मदर्स ऑन मेथेडोन। ओके। मतलब जो प्रेग्नेंट एक्सपेक्टिंग मॉम्स है, लेकिन वो भी ड्रग एडिक्ट हो गई है किसी कारण, बहुत पहले से, लेकिन अभी वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसे कोई भी ड्रग्स जो पर्सन लेता है, अगर वो उन्होंने बेबी कंसीव किया है, तो बेबी पे भी उसका बहुत खराब मतलब उसका बैड इफेक्ट हो जाता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए अब शारन मदद कर रही है। अब ये जज नहीं कर रही है उन ड्रग एडिक्ट एडिक्ट पीपल को। उसे समझ में आ गया है कि इनका भी कोई एक लाइफ स्टोरी है जिसके कारण इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया है। सो विदाउट जजिंग देम शी स्टार्टेड हेल्पिंग दोज मॉम्स। और बहुत सारे वुमेन को उसने रिकवर किया। उसने समझाया मॉम्स को, अगर तुम अच्छी रहोगी तो ही कोई तुम्हारे बच्चों को देख पाएगा। तुम अगर ऐसे ही करती रहोगी, ड्रग्स लेते रहोगी, तो तुम्हारे बच्चे का भी भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। सो दैट हेल्प्ड, एंड बहुत सारी मॉम्स को उन्होंने हेल्प किया।
इसी दौरान वो सोशल मीडिया पे जब ऐसे हेल्पर्स होते हैं ड्रग एडिक्ट पीपल के, वो जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, उसने उसको ज्वाइन किया। वहां पे उसे एक पर्सन, बहुत अच्छा बात करने वाला पर्सन उसको मिला। अ, और उस पर्सन से, एडी नाम है उसका, उसने अपने बेटे की स्टोरी शेयर की। तो एडी ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को हेल्प कर सकता हूँ। सो नाउ एडी एंड टोनी स्टार्टेड टॉकिंग विथ ईच अदर। टोनी इतना इंस्पिरेशन से, मतलब इंस्पिरेशनल स्पीकर काइंड ऑफ, जो उसका टोन था, उसने बहुत अच्छे से बात किया। एडी भी, ही वॉज आउट ऑफ दैट ड्रग एडिक्शन, तो उसने खुद की स्टोरी टोनी के साथ शेयर की। और स्लोली टोनी वॉज अ डिफरेंट पर्सन नाउ। बहुत महीनों से टोनी ड्रग्स नहीं ले रहा था। अब वो जॉब करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है। पहले वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था, अब वो बाहर जाके काम कर रहा है, फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है ना, अभी अच्छी होती जा रही है, जिसके कारण उसके शरीर में भी बहुत अच्छा बदलाव हो रहा था। और सडनली उन्हें पता चलता है कि एडी is no more. He left his body. उसका रीजन है ड्रग ओवरडोज। तो इट्स काइंड ऑफ अ शॉकिंग फॉर देम, न्यूज फॉर देम, क्योंकि जिस एडी ने टोनी को हेल्प किया ड्रग एडिक्शन से बाहर आने के लिए, वो खुद ड्रग एडिक्शन की वजह से, ओवरडोज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये शॉकिंग क्यों है? क्योंकि टोनी को अभी डर लगने लगा है कि शायद मैं भी फिर से ड्रग्स लेने लगूं और मेरे पे शायद ऐसा ही कुछ हो जाएगा। लेकिन तभी शैरन डिसाइड करती है कि ये रिग्रेशन थेरेपी उनको लेनी चाहिए, और रॉबर्ट शॉ से वो अ, मिलती है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं क्या है इस केस स्टडी में। ओके। तो इस केस स्टडी में आगे बताया गया है कि वो जब रॉबर्ट शॉ को ये स्टोरी पता चलती है, वो उनकी जो मीडियम है, ग्लेना नाम है उनका, ग्लेना को रिक्वेस्ट करता है कि आप अ, हमारे साथ यहाँ मीडियम की तरह काम कीजिए, और शैरन को हम हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है, इनके दोनों के प्री बर्थ प्लानिंग में ऐसा क्या लिखा है जो इनको यहाँ से लर्न करना है। तो शैरन ने ग्लेना से बात करनी शुरू की। ओके। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शैरन के अंदर भी बहुत ज्यादा गिल्ट है, पेन है, टोनी के एडिक्शन की वजह से। एज अ मॉम वो फील कर रही कि मेरी वजह से शायद मेरा कुछ ध्यान नहीं हुआ ज्यादा उसकी तरफ, इसीलिए शायद हो रहा है। एंड सेम टाइम, एट द सेम टाइम टोनी के भी मन में बहुत ज्यादा गिल्ट है और डर है, ऐसा समझ में आ रहा था। ओके। तो ग्लेना ने कहा कि जब उसने चैनलिंग शुरू किया, वो मास्टर से जुड़ी, डिवाइन मास्टर से जुड़ी, उसने कहा कि टोनी इज अ हाईली गिफ्टेड किड। वो बहुत होशियार, उसमें बहुत डिवाइन गिफ्ट्स है ऑलरेडी, और ही इज लाइक अ मैजिशियन। वो खुद मैजिशियन की तरह है। किसी जन्म में वो मैजिशियन था, और इस जन्म में भी वो कैरी कर रहा है वो जो गिफ्ट उसे मिला है जीवन में, जिसके कारण इस जीवन में उस मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए वो ड्रग एडिक्शन में चला गया। कि नॉर्मली जब हम जीते हैं, शरीर में ऐसा कुछ मैजिकल केमिकल हमें फील नहीं होता है ना। तो ड्रग जो है जब आपके शरीर में, खून में चला जाता है, उसके कारण आपके नर्वस सिस्टम में जो चेंज हो जाता है, आपको सब कुछ मैजिकल लगने लगता है, आपको लगता है सब कुछ स्पीड में चल रहा है, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें हो जाती है, राइट। तो इसीलिए वो ड्रग्स उसने चुना, उसको वो मैजिक फील करना था यहाँ पे भी। और उसने इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग चूज किया, हेरोइन। हेरोइन इज द, उस अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हेरोइन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द ड्रग्स, ऐसे कहा गया है। और वो ड्रग्स, हीरोइन टाइप ऑफ ड्रग्स जो है, उसके कारण उसने वो मैजिक फिर से इस जीवन में एक्सपीरियंस किया। तो ये कारण था उसने ड्रग एडिक्शन चूज करने के लिए क्योंकि उसको मैजिक फील करना था। लेकिन इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग क्या है? वो बोल रही है कि यू शैरन, एज अ मॉम, तुम्हें एक्चुअली एज अ सोल तुम्हें जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। तुम एक बहुत मेच्योर सोल हो, एडवांस सोल हो, इवॉल्व सोल हो, कि तुम्हें फिर से री इनकारनेट होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सोल्स को री इनकारनेशन की जरूरत नहीं होती है, ये रॉबर्ट शॉर्ट्स के लिए बहुत न्यू है। वो कह रहा है हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने अब तक जो केस स्टडीज किए हैं तो उसमें तो मुझे यही सुनने को मिला है कि सोल्स इनकारनेट होते हैं, री इनकारनेट होते रहते हैं।
ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि शैरन इतनी एडवांस सोल है कि उसको खुद के चैलेंजेस कुछ लर्निंग के लिए नहीं आना था, री की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका साइकिल कंप्लीट हो गया था। वो यहाँ पे जन्मी है क्योंकि वो टोनी को मदद कर पाए। ये शैरन एक बहुत इवॉल्व सोल है। जैसे हमने पहले भी एक चैप्टर में देखा था, शायद वो चैप्टर है डोरिस का। डोरिस बहुत इवॉल्व सोल थी। वो एक एक्चुअली टीचर काइंड ऑफ अ सोल है। वो टीचर हो है इसीलिए वो ब्रेस्ट कैंसर ऐसा बड़ा सा एक चैलेंज लेके आई थी। और वो उसके बाद उन सारे लोगों को हेल्प कर रही थी लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कैंसर होता क्या है और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। तो उसी तरह से शैरन भी एक बहुत इवॉल्व सोल है। और ये जो आई है यहाँ पे वो टोनी को नर्चरिंग नर्चरिंग फीलिंग देने के लिए। क्योंकि टोनी इस जीवन में जो चैलेंज लेके आया था उसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा फियर था और बहुत लैक लैक ऑफ सेल्फ एक्सपेक्ट सॉरी सेल्फ एक्सप्रेशन था, जो उसके एनर्जी को ब्लॉक कर रहा था, जो उसके गिफ्टेड हाईली गिफ्टेड इंटेलिजेंस है या फिर जो उसकी एबिलिटीज है उसकी जो एनर्जी है उसको ब्लॉक कर रहा था वो फियर, जो नर्चरिंग के इस फ्रीक्वेंसी की वजह से अनब्लॉक हो सकता है। तो ग्लेना ने रिपीट किया कि टोनी को बहुत ज्यादा प्रेम दो, बहुत 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 ज्यादा प्रेम दो, क्योंकि वो उसका हकदार है। उसको एक्सेप्ट करो, इसको एनकरेज करो। ही इज अ हाईली क्रिएटिव पर्सन, हाईली गिफ्टेड पर्सन। तो जब ये सुना तो शारन शी वॉज वेरी इमोशनल कि उसको ऐसा इतना इतना सुंदर बच्चा इसका इस जीवन में है जो उसको बहुत ज्यादा प्रेम की जरूरत है। आगे कहती है, और जो टोनी को सीखना है वो है सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ वर्थ। ओके, जिसके लिए वो पहले खुद को डिस्ट्रक्शन में लेके जाएगा। अगर वो खुद को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो वो कैसे सीख पाएगा सेल्फ वर्थ क्या होता है। तो इसीलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में पहले जाएगा, उसके बाद वो अंडरस्टैंड करेगा सेल्फ नर्चरिंग एंड सेल्फ वर्थ। तो इसके लिए शारन को वो देखेगा। शारन बहुत नर्चरिंग पर्सन है एज अ सोल, ही शी इज अ वेरी नर्चरिंग सोल। और वो देख के टोनी सेल्फ नर्चरिंग सीख रहा है। ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मिनट वो शैरन को देखते देखते वो सब कुछ सीख रहा है जो इस जीवन में उसको सीखना है। तभी शैरन एक एक्सपीरियंस मेंशन करती है कि कुछ दिनों पहले टोनी ने ऐसे कहा शैरन को, मतलब शैरन इज अ मॉम राइट। तो उसको कहा कि मॉम, तुम्हें देख के ना मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और तुम्हारी वजह से मैं एवरी डे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। एंड आई एम लाइक रियली, आई फील रिस्पेक्ट अबाउट यू। तो इतनी अच्छी चीजें उसने मॉम के लिए कही। तो तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है, उसे लगा कि आउट ऑफ लव कह रहा है मे बी टोनी। लेकिन अब जब ये केस स्टडी आगे जा रही है और ग्लेना की वजह से उनको पता चल रहा है कि ये क्या सोल प्लान बनाया है, तो एक्चुअली जो नर्चरिंग पावर इस चरण में है वो टोनी अभी रिसीव कर पा रहा है। एंड ही इज एबल टू कम आउट ऑफ हिज फियर्स। वो फियर्स से बाहर आके खुद की लर्निंग साइकिल को स्पीड अप कर रहा है ताकि वो सीख पाए जो उसको सीखना है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, इफ यू फील कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, यू आर फॉन्ड ऑफ समबडी, बहुत आपको लगता है कि लगाव है उससे, मैं बहुत सीख रहा हूँ, तो इट्स नॉट एन कॉन्सिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये कोई ऐसी संभावना नहीं है कि अचानक से हो गई है, नहीं। एक्चुअली यू आर हियर टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। जो वो कर रहा है, वो अगर आपको इन्फ्लुएंशियल लगता है, आपको लगता है कि वो पर्सन बहुत अच्छे से मुझे बता रहा है, सिखा रहा है, मैं समझ पा रही हूँ, किसी और से इतना अच्छे से नहीं समझ पाती हूँ, तो एक्चुअली देर इज अ कनेक्शन। वो कनेक्शन के लिए ही वो पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है। तो इधर इट कुड बी योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर्स, योर ब्रदर्स, कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है। किसी भी पर्सन से अगर आप इस तरह से जुड़े हुए हो, दैट मीन्स आप उस पर्सन से उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हो, उस वाइब्रेशन के साथ जुड़े हुए हो, जिसके लिए दोनों भी इस सोल प्लान में, इस सोल एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे इस जीवन में आए हो। तो किसी भी रिलेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो।
जो रिलेशन आपको परेशान कर रहा है वो भी सिखा रहा है, जो आपको मदद कर रहा है वो भी सिखा रहा है, और जो दूर से देख रहा है बस मजा ले रहा है वो भी सिखा रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। और एक चीज बहुत सुंदर बताई, जब ग्लेना ने हायर सेल्फ्स को इनवाइट किया, दो आए थे, दो मास्टर्स आए, डिवाइन मास्टर्स, जो उन्होंने कहा कि शैरन के गाइड्स है, ऐसा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें से एक जो गाइड है वो, जो टोनी का कंसेप्शन है उससे भी पहले से शैरन से जुड़ा हुआ है टोनी के लिए। ओके। तो टोनी का जो प्लानिंग था, जब कंसेप्शन का जो पीरियड शुरू था उसका, उससे पहले शैरन और वो हायर सेल्फ एंड टोनी, दे केम टुगेदर एट सोल लेवल, और वहां पे प्लानिंग हुई है इन सारी चीजों की। और वो कहते हैं कि हम इतने आपके करीब है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली मास्टर्स। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं आपका हायर सेल्फ, आपका डिवाइन, आपके कितने करीब हो, मैं अगर बताना चाहूँ तो आपका जो बाल है ना, बाल का जितना ये थिकनेस है, उतने उतने क्लोज आपके हम हैं। सो इफ यू फील कि ये मेरा बॉर्डर आपको दिखाई देता है यहाँ पे, लेट्स सपोज लाइक दिस, मैं नहीं दिखा दे रही हूँ, राइट? अभी मैं दिखाई दे रही हूँ, तो अगर मैं दिखाई दे रही हूँ ना, वहां पे ही मेरे डिवाइन मास्टर्स है। कुछ भी यहाँ पे क्या डिफरेंस नहीं है। डिवाइन मास्टर और मैं एक ही हूँ, जो मेरे डिवाइन मास्टर्स है, और मैं और डिवाइन मास्टर्स एक ही है। अगर आप कहोगे कि बाल की थिकनेस थिकनेस की इतना वो क्लोज है, दैट मीन्स यूर देर इज नो लाइक डिफरेंस। आप एक एक ही हो, वननेस, राइट? और ये सबके साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको समझने के लिए। और उन सभी लोगों को आप ये बताइए कि आपके मास्टर्स आपके कितने क्लोज है। अगर किसी को लगता है कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतनी तकलीफों से जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मेरे जीवन में कितनी सारी समस्याएं आई हैं, कहाँ है भगवान, क्यों नहीं देख रहा है, क्यों नहीं कुछ कर रहा है? भगवान यहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट? यहाँ पे मतलब सब जगह पे है। व्हाई डेंट यू अंडरस्टैंड? राइट, इट्स इनसाइड यू। तो आपको बस क्या करना है, जैसे साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा एंड सबूरी, बिलीव इट, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी दैट यू शुड स्टार्ट विथ, क्योंकि ट्रस्ट की वजह से आप एक्सेप्टेंस करोगे, एक्सेप्टेंस से आप लव, अनकंडीशनल लव को सीखोगे, एंड देन यू विल अल्टीमेटली सरेंडर योर सेल्फ विद बिलीफ। ओके। तो ट्रस्ट करो, भगवान है, आपके अंदर है, वो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। तो शरण के मास्टर्स कहते हैं यहाँ पे इस बुक में, इस केस स्टडी में, कि मेरा कोई नाम मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे नाम्स मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। सो आई एम अ वाइब्रेशन, सो आई कैन नॉट टेल यू माई नेम, जस्ट यू कैन कॉल मी जस्ट वाइब्रेशन। सो हम भी वही है, हम भी वाइब्रेशन है, जो आप बहुत अंतर अंतर हमारे पूरे अंदर में है, कण कण में है। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी, शायद जो डिस्पेंजा का है, हाँ, उसका चैप्टर नंबर 5 या 4, आई फॉरगॉट, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है ये फ्रीक्वेंसी कैसी वर्क होती है, जो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तो वो कहते हैं कि हमारे एटम्स, एटम से हमारा मॉलिक्यूल तैयार होता है, मतलब एक एटम है तो उसके ऐसे बहुत सारे एटम्स लेके एक मॉलिक्यूल बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेके एक सेल बनेगा, बहुत सारे सेल्स लेके एक टिश्यू बनेगा, और बहुत सारे टिश्यूज से हमारा एक ऑर्गन बनता है। मतलब एक ऑर्गन में बहुत सारे एटम्स हैं, राइट? एटम कैसे होता है? अगर आपको फिजिक्स याद आता होगा तो एटम में क्या हो, एक न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस मतलब एक सर्कल है समझ लीजिए, और एक सर्कल के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा है। विदाउट दिस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये ऊर्जा है, ये पूरा एटम बन गया, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ऐसे कितने सारे एटम्स हमारे प्रत्येक ऑर्गन में है, और प्रत्येक ऑर्गन में कुछ मेमोरी है, कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर आपका हार्ट उस एटम से बना है, उन सेल्स से बना है, तो उसमें मेमोरी है कि हार्ट पंप क्यों होता है, कहाँ कहाँ हमारे ब्लड को फ्लो करना है, कहाँ वेस्ट मटेरियल जाएगा, कहाँ ब्रेथ जाएगा, कहाँ ब्रेथ हमें मतलब इन करना है, आउट करना है, कौन सा टाइप ऑफ ब्रेथ, राइट? वो लाइक केमिकल,
मे बी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हार्ट का काम हार्ट ही कर सकता है और लंग्स का काम लंग्स ही कर सकता है। लंग्स हार्ट का काम नहीं करेगा, या फिर हार्ट लंग्स का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके एटम में, उसके माइक्रो लेवल पे ये इंफॉर्मेशन रखी गई है कि ये हार्ट के एटम के लिए, मतलब हार्ट ऑर्गन बनाने के लिए एटम है। इसके बाद उन्होंने बताया है, जो डिस्पेंजा ने, जब किसी का ट्रांसप्लांट होता है, लेट सपोज किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे सच्ची स्टोरी है ये। तो उस पर्सन, एक बहुत अच्छी ऑथर है, उसके हार्ट एंड लंग दोनों का ट्रांसप्लांट हुआ था, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था। तो उसको जो मिला था ना हार्ट, वो एक 20 years ओल्ड बॉय का मिला था, और ये लेडी 47 years ओल्ड है। ओके। जब से उसका ट्रांसप्लांट हुआ उसके तुरंत ही बाद ना, शी वॉज सपोज टू बी लाइक टेकिंग रेस्ट एंड ऑल, राइट, लेकिन वो बहुत ज्यादा उत्साही फील कर रही थी, बहुत इंथुजियास्टिक। और उस उत्साह में उसने नॉर्मल वर्क शुरू किया, उसे कुछ भी परेशानी नहीं हुई। एंड सडनली शी वॉज अ डिफरेंट लेडी। वो एक डांसर थी, और वो जो बॉय जिसका उसे हार्ट मिला है, वो एक बहुत एडवेंचरस पर्सन है, जो अ, किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, उसके कारण वो 20 years बॉय का हार्ट 47 years ओल्ड लेडी को मिला है। तो वो बताती है लेडी कि जब से ऑपरेशन हुआ है तब मैं बहुत ही डिफरेंट फील करने लगी हूँ, बहुत उत्साही हूँ, और मुझे खाने का जो क्रेविंग हो रहा है वो सारा फ्राइड फूड है। वैसे तो मैं बहुत क्लीन खाती हूँ, बहुत डाइट, लाइक हेल्थ कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मैं डांसर हूँ, लेकिन अचानक से मैं फ्राइड, वो कुछ नगेट्स खा रही है, कुछ कुछ उसने लिखा है उस बुक में, वो सब खा रही है। तो उसकी बेटी ने कहा शायद तुम वो 20 years बॉय बन गई हो अभी। तो उसको ना ऐसे क्लिक हो गया, हाँ शायद बेटी सच कह रही है, मैं जाके जरा हिस्ट्री देखती हूँ। जब उसने उसकी फैमिली हिस्ट्री देखी तो सच में उस बॉय की फैमिली वही फ्राइड फूड खाती है। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, उस हार्ट में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है, क्योंकि वो एनर्जी है। तो सेम सिमिलरली, मैं इस अगर स्टोरी पे आ जाऊँ हमारे शारन की, तो वो जो हम कहते हैं ना कि एनर्जी है, हम वाइब्रेशन है, जब वो कह रहे हैं गाइड्स उसके, तो अगर वो वाइब्रेशन है तो हम भी वाइब्रेशन है, हमारे कण कण में वाइब्रेशन है, कण कण में एनर्जी है। कण मतलब एटम, जो एटम से ये पूरी सृष्टि बनी है। इफ यू गेट सम टाइम, प्लीज रीड अबाउट कणाद महर्षि। कणाद महर्षि जो हमारे इंडियन हिस्ट्री, मतलब क्या, फिलोसॉफी के बहुत पुराने, लाइक एक महर्षि हो चुके हैं, जिन्होंने फिजिक्स बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले एक्सप्लेन किया है ग्रंथों में। आई थिंक कनाद सूत्र की तरह, ऐसा आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कनाद सूत्र होगा मे बी। लेकिन आप जाके गूगल कीजिए कनाद महर्षि, उनकी जो भी थियरी है उसके बारे में। वो थियरी आई थिंक आइंस्टाइन ने लिए थी, और उसके आगे उन्होंने फॉर्मूलेस बनाए। फिर फिजिक्स में जो भी हमने सीखा है वो अब तक, वो जो वेस्टर्न पर्सन ने हमको बताया, साइंटिस्ट ने, उसके द्वारा पता चला। लेकिन जो ओरिजिन है हिंदुस्तान में जो ग्रंथों का, वो सारे महर्षि ऐसे ही थे, वो भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है। उन्होंने जो चीजें हमारे सामने रखी है वो डिस्कवरी है ऑब्वियसली, लेकिन हमारे लिए तो वो इन्वेंशन इन्वेंशन की तरह है, क्योंकि उससे पहले हमें पता ही नहीं था ये ऐसे होता है। तो जो कनाद महर्षि ने कहा है, वो एटम किस तरह से बनता है, एटम में हलचल कैसी होती है, एटम में हलचल नहीं होती है तो क्या होता है। सो प्लीज गो अहेड एंड सर्च अबाउट कनाद महर्षि। तो हम इस स्वाध्याय में ये देख, अब तक देखा है हमने कि हमारे डिवाइन मास्टर्स हमारे इतने क्लोज है। यहाँ क्लोज मतलब हमारे अंदर है। ओके। सो respect yourself, understand yourself, love yourself, because each and every moment, every second आपको इंट्यूशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, every breath is guided, I would say, every situation in your life is planned, and I wouldn't say it's destined. You can change your destiny, you know, आप चेंज कर सकते हो। जो एस्ट्रोनॉमी में लिखा होता है, चार्ट में, हमारे कुंडलिनी में, कुंडली में, सॉरी कुंडलिनी नहीं, कुंडली में जो लिखा होता है कि आपका ये प्रिडिक्शन है, ऐसा होगा, आप 20 साल के होगे तो ऐसा होगा, आप 40 साल के होगे तो ऐसा होगा, वो प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट यू कैन चेंज दैट प्रिडिक्शन विथ योर एक्शंस। टेक राइट एक्शंस, think correctly, understand the situation instead of feeling the negative vibrations, right? वो फील मत करो ज्यादा।
थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, लेकिन ट्राई टू लेट गो क्विकली, लेट गो ऑल द नेगेटिव इमोशंस, ताकि आप एक्चुअल के आप जो जीवन जीने आए हो उसको समझ पाए, उसके लेसन्स को समझ पाए. So, this is all from me today, Master.